अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल। आज कौन सा लेक्चर है हमारा? छठा, पांचवा, छठा है पांचवा है? अबे पांचवा होगा। चले सर, एक्सचेंज ऑफ एसिड्स आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी परंपरा रही है हमेशा की तरह रिवाइज करेंगे। मतलब अच्छा, कैमरा तो ओपन है, आ जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों, स्क्रीन, आवाज सब कुछ सही है? चलें सर, इब्तिदा करते हैं और इब्तिदा करते हुए अब तक जो पढ़ा है हमेशा की तरह उसको रिवाइज करेंगे। भाई अब तक हमने क्या पढ़ लिया? FAR 1 के अंदर हमने पढ़ा IS 16। IS 16 कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है सर? बाकी तमाम चीजें, सही है। फिर आगे आए, फिर हमने पढ़ा कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्कोप, जहां जहां PP की बात आएगी ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। ये स्टैंडर्ड पूरे का पूरा आपके सिलेबस में है। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो पूरे आपके सिलेबस में, लेकिन ये पूरा सिलेबस में। फिर हमने कहा सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं जो 1 साल से ज्यादा हो, टेंजिबल एसेट। और एसेट क्या होता है सर? जिससे आप बेनिफिट लें, सही है। 1 साल से ज्यादा आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। कितने पर्पस के लिए यूज होते हैं? 4। कौन कौन से? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेंटल टू अदर्स। हमने कहा इन 4 मकासद के लिए जो यूज हो उसको हम कहेंगे PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था बताएं जी? सर हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या आती है? परचेज प्राइस, उसमें टैक्सेस ड्यूटीज ऐड करते हैं और लेस क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। सर फिर हमने कहा और क्या चीजें आती हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या चीज होती है? हमने कहा वो कॉस्ट जो एसिड को उस पोजीशन और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो जैसा कंपनी चाहती है, सही है सर। तो सर फिर इस कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं जो कंपनी चाहती है, बताएं जी? हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। फिर हमने कहा हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्ट रन और लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस और लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, और ये तमाम चीजें आ जाती हैं। ऐसा ही है सर? यस सर। हमने कहा 2 तरह की कॉस्ट कभी भी एसिड की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। वो 2 तरह की कौन सी है? बताओ भाई। ट्रेनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस, और उसके अलावा एक जो वो कॉस्ट जो आपकी अपनी गलती, इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस की वजह से हो, सही है सर। हमने कहा मेंटेनेंस वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, जो फायर वगैरह की, ये क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमने कहा ये रिकरिंग एक्सपेंस है, हर साल कराना पड़ेगा। सर फिर हमने कॉस्ट के सवाल कर दिए थे, हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था, ऐसा ही है। आज क्या करेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। ये वो चीज़ें जो FAR 1 की है, लेकिन पिछली मर्तबा FAR 2 के पेपर में भी पूछा गया। याद रखें, ICAP कहता है कि भाई जो आप पहले पढ़ चुके हो ना वो मैं वापसी आपसे पूछ सकता हूँ। हमने कहा ठीक है भाई। अब सर एक्सचेंज क्या होता है? क्या होता है एक्सचेंज? बताओ भाई। आपने कहा एसिड को एक्सचेंज कर लेना। सर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एसिड्स एक्सचेंज होते हैं? यस सर। कैसे? पुराना देखे नया। अभी वो तो सही है, हम कंपनी टू कंपनी बात कर रहे हैं, वो थोड़ी कर रहे हैं कि अभी जैसे आजकल मल्टीफॉर्म वालों का इश्तिहार चल रहा है, पुराना गद्दा लाए नया ले जाए, वो नहीं भाई, वो नहीं। सही है सर।
सर बताएं, एक्सचेंज होते हैं? हाँ, कैसे? सर कंपनीज, ग्रुप कंपनीज। मैं आपको इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। यूनिलीवर, दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज है वो एक तरह से एक ग्रुप ही है, सही है। पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ यूनिलीवर का, कपा सूप। कपा सूप, ये यूनिलीवर का प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। इन्होंने कहा ये जो सूप के ठेले शेले होते हैं इनको खत्म करना है, मतलब, और हमें लोगों को 20 रुपए में घर में देना है कि बस साशे गर्म पानी में डालो, सूप तैयार। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अवाम ने कहा नहीं भाई, हमें ये सूप, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान भर के लोगों ने कहा सूप पीने का एक अपना मज़ा होता है ना सर। आप जो है प्रॉपर स्टॉल पे जाएं, सही है, और फिर सूप का ऑर्डर दें, फिर वो पूछे भैया पापड़ी डालूं, ये करूं वो करूं, सही है। आपने कहा विनेगर, तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। लोगों ने कहा ये कपा सूप में वो मज़ा, तो कपा सूप हो गया फ्लॉप। यूनिलीवर पाकिस्तान के पास उसकी मशीन हो गई बेकार। यूनिलीवर पाकिस्तान ने एक यूनिलीवर का जैसे OLX होता है ना एक पोर्टल, यूनिलीवर का भी एक पोर्टल है। यूनिलीवर पाकिस्तान ने अपने उस पोर्टल पे यूनिलीवर वर्ल्ड में डाला कि यूनिलीवर पाकिस्तान ने कपा सूप की मशीन तो भाई ले ली थी, लेकिन कपा सूप हमारे पास चल नहीं सका। जब कपा सूप हमारे पास चल नहीं सका तो यूनिलीवर वर्ल्ड के ऊपर आ गया कि यूनिलीवर पाकिस्तान कपा सूप बेच रहा है। कोई और कंपनी है यूनिलीवर वर्ल्ड की जो खरीदना चाहे तो इत्तेफाक से यूनिलीवर थाईलैंड ने कहा हाँ हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम इसके बदले में हम चाहते हैं कि हम कैश ना दें और ये मशीन टू मशीन ही एक ट्रांजैक्शन हो जाए। उन्होंने कहा भाई हम कपा सूप की मशीन आपसे लेते हैं और हम आपको जो एक मशीन देते हैं जो कि बेसिकली केचप बनाने की थी, सही है। मतलब हमारे पास उसकी इतनी वो नहीं है तो एक्सेस हमारे पास पड़ी हुई है। तो यूनिलीवर पाकिस्तान ने कपा सूप की मशीन उधर दी, वहाँ से केचप की मशीन ली। तो सर इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ। अब इसमें मसाइल क्या हैं भाई? यूनिलीवर पाकिस्तान जो उसको वहाँ से केचप की मशीन मिल रही है थाईलैंड से, उसको अपने पास किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करे? उस वैल्यू पे जो कि उस थाईलैंड की मशीन की फेयर वैल्यू है, या उस वैल्यू पे जितने की उसके पास यहाँ पर कपा सूप की मशीन थी, सही है सर। तो हो क्या रहा है? यूनिलीवर पाकिस्तान, UPL इज यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, UTL यूनिलीवर थाईलैंड लिमिटेड, ये दे रहा है कौन सी मशीन? कपा सूप। इनका ब्रांड ही था कपा सूप, सही है सर। और वहां से कौन सी आ रही है? केचप। अब आप यूनिलीवर सपोज करें पाकिस्तान के CFO हैं, आपके पास सवाल है इस केचप की मशीन को, हमारे पास तो अब ये मशीन आ रही है ना, ये हमारा एक्सचेंज की सूरत में नया एसेट केचप है, इस केचप की मशीन की वैल्यू क्या हो? 2-3 ऑप्शन है। आपने कहा एक तो इसकी अपनी फेयर वैल्यू हो, दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ कपा सूप की मशीन हो, सही है। तब आपने कहा कि सर किस वैल्यू पे रखें? तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा सब्र करो, हम बताएंगे किस वैल्यू पे रखना है। उसने कहा 3 केसेस होंगे इसमें। कितने केसेस होंगे? अब ये तीनों केसेस आपने मेरे साथ कॉपी करने। हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? हाथ उठाएं, सबके पास है हैंड आउट। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास भी नहीं है, एक दे दे यार हैंड आउट। क्यों हो तुम लोग ऐसे? एक चाय पानी भी ला दे बच्चा, और इसकी 15 कॉपीज करा दे। क्लासिन भाई को बोल फौरन चाहिए। सर ये कॉन्सेप्ट याद रखना, FAR2 में कितनी दफा टेस्ट हो चुका है? 2 दफा FAR2 पे भी ये टेस्ट हो चुका है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक
प्रॉपर चार्ट की सूरत में दिमाग में बिठाएंगे। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, asset acquired, given and evident। FV is fair value। FV क्या है? फेयर वैल्यू क्या मतलब? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब यहां से मुझे एक छोटी सी बात भी याद आ गई, सुना दो। मेरा यूनिलीवर का इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट समझाओ हमें ऐसे जैसे हम इंजीनियर हो। क्या हो? मैंने कहा ठीक है। मैंने समझाना शुरू किया और मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, फेयर वैल्यू। तो सब आगे सीएफओ थे, बोला रुक जाओ, बोला हम इंजीनियर हैं, तुम्हें लगता है हमें फेयर वैल्यू का मतलब पता होगा? मगर पता तो होना चाहिए। नहीं भी पता तो इसके लिए आम वर्ड है मार्केट वैल्यू। तो पॉइंट क्या है, तुम कहीं भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हो ना, तो ये असेस करते हैं कि तुम आसान अल्फाज में अपनी बात किस तरीके से समझा सकते हो। सही है सर? तो ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अक्वायर्ड, गिवन एंड एविडेंट, ये इसका केस 1 है। एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है वाज़े तौर पे। वाज़े को उर्दू में आई बिलीव वैसे ही लिखेंगे, है ना। दूसरा केस 2, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट acquired, not given or not evident but given, fair value of asset given up is available, measure fair value of asset acquired as fair value of old asset या अभी सिर्फ कॉपी करना है, इसको समझेंगे। कैश पेड को आपने ऐड करना है और कैश रिसीव्ड को लेस करना है। केस 3, fair value of none of the asset given, none of the asset given, measure asset acquired at book value, carrying amount, of old asset, कैश पेड को ऐड करोगे, कैश रिसीव्ड को लेस करोगे।
सर मिस्टर गुफ्तार का गाजी काजी कहाँ तक लेके पहुंच गए आपको बेसिक पे? डेप्रिसिएशन देखा है? अभी नहीं देखा है। अच्छा, क्या बोला था? डेप्रिसिएशन सर काजी ने अभी नहीं करवाया। कितने लोगों के पास डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है? बगैर शर्माए हाथ उठाएं। ओके, सही है, डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। Old asset will be de-recognized at carrying amount. मदद बेटा बोल्ड में सारे केसेस रिपीट करना हूं। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स केस 1, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अक्वायर्ड गिवन एंड एविडेंट वाजे। Exchange of asset case 2, fair value of asset acquired not given or not evident but fair value of asset given up. Old asset is available. Measure fair value of asset acquired as fair value of old asset. प्लस करना है उसमें कैश पेड, माइनस करना है कैश रिसीव्ड। केस 3, fair value of none of the asset given. Measure asset acquired at book value, carrying amount, book value / carrying amount of old asset प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पलें करेंगे ताकि आप लोग, मेरा बच्चा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सीसी डेप्रिसिएशन की स्पेसिफिकली कितने लोगों ने डेप्रिसिएशन, कितने लोगों ने जो है ए लेवल्स किया हुआ? ए लेवल्स वाले बच्चे कितने लोगों ने इंटर, कितने लोगों ने इंटर कॉमर्स? चले सर, बाकी बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले? मैं भी इंजीनियरिंग वाला था। डीजे वाला है कोई? डीजे मैंने डीजे कॉलेज से इंटर किया था। डीजे का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता डीजे का फुल फॉर्म क्या है? दयाराम देवानंद जेठमल, तो उसमें देवानंद को हटा दिया गया तो दयाराम जेठमल डीजे। सही, दयाराम जेठमल कॉलेज। सही है सर। तुम लोगों को जेठमल से मुझे पता है कौन याद आया होगा। सही है। कितने लोग जो है, तो सर इंजीनियरिंग कोई मसले की बात नहीं होती कि आपने इंजीनियरिंग भी की तो यार मतलब, और ना कोई, मेरे ख्याल में ये भी एक मिथ है कि इंजीनियरिंग वालों को जिससे आते हैं तो उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। सर मैं आया था, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। मेरा तो यहाँ पे आके क्यूटी में मैथ्स अच्छा हुआ। सही है। मुझे क्यूटी में समझ में आया बहुत सारी चीज़ें हैं। चले सर, जो कि हमने पढ़ी नहीं थी इंटर में भी थी, हमारी गफलत थी, हमने नहीं पढ़ी थी। चले सर, अब आ जाए। सबसे पहले क्विकली एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा क्योंकि आज की क्लास में हमें कहीं ना कहीं उसको आपको समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। उसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है सर? डेप्रिसिएशन क्या होती है? वन लाइन में बताना है डेप्रिसिएशन क्या होती है। हाँ जी बताएं, वन लाइन में डेप्रिसिएशन क्या होती है?
fall in the value of non-current asset over its useful life। तो बस इसमें ना एक मतलब 2-3 वर्ड और लगा देता ना तो सही हो जाती पूरी डेप्रिसिएशन। फॉल इन दिस, लड़के ने कहा वैल्यू ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। सही है, कैसे होगा? हाँ तो टाइम के से भी वियर एंड टियर ही होता है ना, मतलब यार टाइम लगा हुआ है, हवा भी तो उसको वियर भी करती है टियर भी करती है, समझ रहे हैं? सही है सर। सर सुनना भाई, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बताया था कि आपके घर में आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं तो सिवाय अम्मी की कुछ जहेज की प्लेटें बर्तनों के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो तकरीबन सारी चेंज हो चुकी होंगी जब जो घर था तब से लेकर आज तक। सही है। और अम्मी की जहेज की प्लेटें क्यों नहीं हुई चेंज? क्योंकि वो यूज नहीं होती है। सही है। और वो नॉन टचेबल है। सही है। तो उनके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। लेकिन सर आपने देखा होगा सर, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह ये तमाम चीजें जो पहले थी बचपन में आपने जिनको देखा था उनमें से मोस्टली अब इस्तेमाल में क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि सर ये एक फिनोमेना है कि यार आपकी जो ये चीजें होती हैं, एसेट्स होते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाते हैं और काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं रहते। सही है सर। तब हमने कहा मैंने एक एसिड लिया, अब सोचना जरा इसको, डेप्रिसिएशन को जरा सोचना। भाई तुमने एक एसी लिया केएनएस ने 50,000 का। सही है सर। 50,000 का एसी लिया अगर केएनएस ने, तो क्या ये एसी केएनएस के पास हमेशा चलता रहेगा? ताहयात है नहीं सर। आपने कहा यार ये कमर्शियल यूज के एसी होते हैं और ये 3 साल चलते हैं, बहुत हुआ, कंजूसी की इन्होंने 5 साल। सही है सर। हमने कहा 5 साल के बाद एसी खत्म हो जाता है। इसका मतलब है जब तुमने आज एसेट लिया है, तुमने आज एंट्री बनाई एसी डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 50,000 से। तो आपने कहा सर इस एसी को खत्म भी होना है, इस एसी को। तो अगर इसको खत्म होना है तो क्या हमें इसके खत्म होने को कहीं रिकॉर्ड करना है? यस सर। हमने कहा देखो ये एसी लिया है, ये भी एक्सपेंस बनेगा, ये भी सर ये एक्सपेंस बनेगा तो किस सूरत में बनेगा? डेप्रिसिएशन की सूरत में। आपने कहा ये एसी 50,000 का है, इसकी लाइफ हमने कहा अगर हम रख ले 5 ईयर्स, कितनी? तब आपने कहा ऑन एवरेज, वैसे तो डेप्रिसिएशन के और भी मेथड होते हैं, सही है, लेकिन एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं सीधी लकीर मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हम कहते हैं हर साल एक ही अमाउंट से एसेट कम होता। तो सर हम एक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। देखना एसी हमने कहा, एसी को हमने डेबिट किया और बैंक, अब हर साल इसके खत्म होने को हम रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आप कह सकते हैं कि एसेट भी क्रेडिट। हर साल ये एसेट कितने से कम हो रहा है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या सर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मैंने अभी आपको आसान समझाने के लिए, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है। सही है सर। ये वर्ड क्यों होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। आप ये समझें ये 50,000 का एसेट है, हर साल ये 10,000 से खत्म होता जाएगा। तो अगर हर साल से ये एसेट 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट मतलब क्या हो रहा है? एसेट डिक्रीज हो रहा है ना। क्यों डिक्रीज हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब खर्चा बन रहा है ना सर। तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस बन रहा है। एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस बन रहा है, हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो हमने कहा
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना है, एसेट को। सर आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा? आफ्टर 5 इयर्स हमने कहा एसेट जो था हमने उसकी कॉस्ट कितनी ली थी, और हर साल 10,000 से कम होते होते 5 सालों में ये एसेट क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? तो सर ये जो 10,000 है इसको मैं क्या कहता हूं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू में कमी इस्तेमाल और वक्त के साथ साथ, जैसे कि आपके घर की चीजें भी इस्तेमाल और वक्त के साथ साथ खत्म होती जाती हैं, एसेट भी वैसे ही खत्म होते जाता है। तो उस खत्म होने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और ये हमें हर साल रिकॉर्ड करनी होती है। सर ऐसा है कि हम किसी साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करें? नहीं सर, डेप्रिसिएशन तो हर साल रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। सर क्या हम क्लियर हैं डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट से कि डेप्रिसिएशन क्या होती है? हर साल एसेट की वैल्यू में कमी। एक एसेट ऐसा है जो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो कौन सा है? लैंड। जी बेटा, ये एस्टिमेट होती है, अंदाजा होता है। सही है सर, अंदाजा। सर एक एसेट है जो डेप्रिशिएट, लैंड। क्यों लैंड क्यों डेप्रिशिएट नहीं होती? नहीं एप्रिशिएट ना भी कर, हमने कहा लैंड ली हुई थी हमने, और जो है वो लैंड उतने की पड़ी हुई है, डेप्रिशिएट नहीं हो रही। सर हमने कहा जमीन पे एक तो वियर एंड टियर आसान, भाई तू बम भी मार दे आसपास के जिसके होंगे जमीन, फिर थोड़े टाइम में नेचुरल है ना यार, नेचुरली जमीन क्या हो जाती है सर? हील हो जाती है। सही है सर, आप यकीन माने आप जमीन पे बम बम मार दें, आपको लगेगा कि यार बस ये मसाइल हो गए, लेकिन आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद जो है वो जमीन जो है हील हो जाती है। तो सर इसका मतलब ये है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज है ना यार, बाकी चीजें हमारी बनाई हुई हैं, खत्म हो रही हैं, लेकिन सर जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती। अब यहाँ सर बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग बड़ा डेप्रिशिएट होती है, देखा नहीं कभी कि वो बिल्डिंग गिर गई, ओल्ड सिटी एरिया में जाओ ठक, सही है, तो वो क्या है भाई? सही है सर, छत गिर जाती है, ये सब क्या है? ये डेप्रिशिएट हो गया। अब सर सुनिएगा लाइफ बिल्डिंग की, अब सुनना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। हमने एसी खरीदा 1 जनवरी 2022 को, किसमें खरीदा? 1 जनवरी 2022 को 50,000 का ये एंट्री बनाई, और हर साल के एंड में ये एंट्री हमने बनाई 1 जनवरी 22 को। हर साल के एंड पे 31 दिसंबर 22, फिर 23 को भी ये एंट्री बनाऊंगा, फिर 24 को भी, 25 को भी, और 5 सालों में मैं हर साल ये एंट्री बनाऊंगा, हर साल एसेट को 10,000 से कम करता जाऊंगा। मेरा सवाल है, मैं आपसे पूछूं 31 दिसंबर 2023 को आपके पास एसेट कितने का बचा हुआ है? 20,000। वो बच्चे बताएंगे जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, किस किस का है भाई? हाथ उठाए बगैर डरे, मुझे उनको। सर आप लोग बताएंगे मेरा बच्चा कि 31 दिसंबर 2023 को एसेट कितने का बचा हुआ होगा? 30,000 का। कैसे सर? कॉस्ट कितनी थी? 50,000। सही है सर। पहले साल की डेप्रिसिएशन 2022 की 10,000 माइनस हुई, और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 2023 की कितनी माइनस हुई? तो सर हमारे पास एसेट बचा हुआ कितने का हुआ? 30,000। तो हमने कहा सर ये जो 30,000 है ना, इसको पता है हम क्या कहते हैं? कैरिंग अमाउंट। इसको क्या कहते हैं? कैरिंग अमाउंट, या इसका दूसरा नाम है बुक वैल्यू। सही है सर। इसका मतलब है सर हमारे पास कैरिंग अमाउंट का फायदा आ गया, वो फॉर्मूला आ गया। यस सर, फॉर्मूला आ गया। क्या है कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला? कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? सर जब हमने एसेट लिया था उस वक्त से लेकर आज तक की जितनी डेप्रिसिएशन है, तो इस सवाल में अगर देखो कॉस्ट कितनी थी?
और हमने कहा एक्यूमुलेटेड जमा हुई हुई डेप्रिसिएशन इसकी कितनी है, 10,000 और 10,000, कितना हो गया, ऐसा ही है। तो हमने कहा सर 30,000 से एसेट क्या हो गया, आज हमारे पास बचा हुआ 20,000 से क्या हो गया डेप्ट। तो मैं कुछ कॉपी नहीं करना, बस ये फॉर्मूला कॉपी करो। कैरिंग अमाउंट के दो और नाम होते हैं, क्या क्या और नहीं बुक वैल्यू एक और नाम होता है, कहीं कहीं वो लिखना पे फेयर वैल्यू अलग है, नहीं इसका नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। एग्जामिनर आपको ये तीनों नाम से छेड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट। इन तीनों का मतलब क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ हैं, क्लियर है। अब हमने कहा कि सर सुनना है सबने, सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम क्यों क्रेडिट करते हैं। आपको पता है मुझसे ये सवाल यूजुअली बच्चों को पता नहीं होता, और कसम से मुझे भी किसी ने नहीं पढ़ाया था। मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया, किसी ने नहीं पढ़ाया। फिर एक जगह में इंटरव्यू पे था, अलाइंड इंजीनियरिंग कंपनी है, वहाँ पर मुझे एक साहब थे पुराने क्वालिफाइड, उन्होंने मुझे सवाल पूछा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ हम क्रेडिट यूजुअली एसेट नहीं करते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते क्यों, रीजन क्या है। भाई सिंपल सी बात है ना, तुम जिन बच्चों ने भी अकाउंटिंग इतनी नहीं पढ़ी उनका दिमाग कह रहा होगा भाई ये क्या चीज लिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सिंपल, एक्सपेंस डेबिट करो और एसेट क्रेडिट करो, है ना जी। ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये लाइबिलिटी नहीं है, ये कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं इसको। यानी एक्चुअली में हो रही है एसी की वैल्यू, यकीन मान इसकी तो केनेस चला रही है, जीरो हो चुकी होगी, सही है, सही है। फिर हाँ वो तो माइनस होता है, मैं तेरी बात समझ गया। इसके पीछे का एक ना मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव का रीजन है, वो मैंने भी सोचा, वो मैंने कहा यार ये सीए कर लिया मैंने पूरा, मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि क्यों करता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, है ना, सही है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चाचा की नेचर को देखा, चाचा को समझा, मैंने कहा इसका मतलब यही होगा, और मैंने जवाब दिया, तुक्का तो खैर नहीं, कैलकुलेट सही हो गया। अब मैं आपको इसका एक लॉजिकल रीजन बताता हूँ। सर इसका एक लॉजिकल रीजन है कि ये कंपनी इसका अलग से लेजर मेंटेन करती है, तो और हर एसेट का यूजुअली अलग मेंटेन होता है। कंपनी को पता चलता रहता है, देखो ये तो हमने 50,000 की एसी की बात ली ना, कंपनी के तो अरबों के एसेट्स भी होते हैं। यूनिलीवर की एक मशीन 1 अरब की है, तो ये कंपनी को पता चलता रहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कि आपका ये एसेट इतना पुराना हो गया है। अगर एक एसेट सपोज करो 10 मिलियन की उसकी कॉस्ट थी, कितने की कॉस्ट थी, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9 मिलियन हो गई है, तो इसके पीछे रीजन ये है, कंपनी को बताओ खाली कि भाई 9 मिलियन तक का तुम्हारा एसेट, बहुत जल्द तुम्हें नया एसेट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयारी। तो सिर्फ इसका एक ही पर्पस है, ये आपने इंटर में भी, इंटर कॉमर्स वालों और नहीं पढ़ा होगा कि इसको हम क्यों करते हैं, कि एक ही पर्पस है, स्टैंडर्ड कहता है कि इसको यूं रिकॉर्ड करते जाओ ताकि मैनेजमेंट को पता चलता रहे कि ये खर्चा करना है। भाई देख ले, जैसे आपके अम्मा अब्बा, आप लोग बड़े हो रहे थे, मैट्रिक इंटर में थे, अम्मा अब्बा को फिक्र थी कि आगे जाके इसको सीए करना है, उसकी फीसें हैं, उसके जो है खर्चे हैं, सही है। तो अम्मा अब्बा ने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई होगी। तो ये कंपनी को सिर्फ इसलिए कि भाई तुम अपनी प्लानिंग करो, 9 मिलियन का एसेट तुम्हारा खत्म हो चुका है अभी सिर्फ, तो ये जो 9 मिलियन का खत्म हुआ है तो अभी से कैश लेकर आओ और इसको जमा करो। तो यही वजह है, वरना यकीन मानो एसेट को क्रेडिट कर दिया जाता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्यों करते हैं, क्योंकि
मैनेजमेंट को पता चलता रहे कि तुम्हारा कौन सा एसेट कितना खत्म हो गया है। चले सर, अब आगे बढ़ेंगे और अब हम आएंगे अपने असल कॉन्सेप्ट की तरफ, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। सर एक्सचेंज ऑफ एसेट 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। एग्जामिनर FAR 1 से ज्यादा इसको FAR 2 में टेस्ट करता है, लेकिन FAR 1 में भी इसके ऊपर एक फुल फ्लेज सवाल आया है, तबीयत वाला आया है। सही है सर। अब सर यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है एविडेंट। क्या लिखा है? एविडेंट का मतलब क्या होता है? वाज़ेह तौर पे, आराम से अवेलेबल हो जाए। सही है, वाज़ेह आराम से अवेलेबल हो जाए। सही है, एविडेंट। हमने कहा किसी भी चीज की फेयर वैल्यू एविडेंट का मतलब ये होगा कि यार इसकी वैल्यू आराम से अवेलेबल हो जाए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूनिलीवर की शुरू में कपा सूप की मशीन की। अब सर वो जो कपा सूप की यूनिलीवर की मशीन थी ना, याद रखें उस मशीन का पाकिस्तान में कोई बायर नहीं था। यूनिलीवर ने कहा हमने पाकिस्तान में जो उसके पैसे, मतलब उन्होंने खुद मशीन मंगवाई थी जर्मनी से, तो क्या पाकिस्तान में कपा सूप की मशीन की फेयर वैल्यू निकल सकती थी? एविडेंट नहीं थी, वाजे। भाई फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू कब निकलती है? जब उसकी मार्केट हो, जब उसकी मार्केट हो। जब किसी चीज की मार्केट ही नहीं है तो क्या उसकी फेयर वैल्यू निकल सकती है? नहीं। ऐसा मुझे बताएं थोड़ा सा हट के। बांटवा मेमन बॉयज कितने हैं यहाँ पे? बांटवा मेमन, एक मेमनों की एक कैटेगरी होती है बांटवा मेमन, बहुत अच्छी कैटेगरी होती है। सही है, सही है। बांटवा मेमन बहुत अच्छी कैटेगरी होती है, और मैं खुद भी बांटवा मेमन हूँ भाई। सही है। अब सुनना सर, अब सुनना, लेकिन उसमें ना एक बहुत बुरी चीज भी होती है। बांटवा मेमन कैटेगरी में एक बहुत बुरी चीज होती है। वो ये होता है, सब में नहीं होता, लेकिन वो एक ये होता है कि भाई जब शादी होती है ना लड़के की, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू लगती है और उस वैल्यू का उसको घर दिया जाता है। सही है, उस वैल्यू का उसको घर दिया जाता है। अच्छा, जब मैं स्कूल में था ना तो लड़के कहते थे भाई तफरी में ना कि चल भाई तू तो शादी के बाद टाइम पे बिकेगा ये वो। तो मैं उनको एक बात कहता था, वो सुन, जिस चीज की मार्केट वैल्यू होती है ना वही बिकती है, कचरा ऐसा ही पड़ा रहता है। सही है, कोई हालांकि गलत था, बट वहां से मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जो एक बाटवा बॉय होता है, हम कहते हैं बाटवा बॉय, उसकी वैल्यू होती है उसकी अपनी बरादरी में। सही है, जो बाटवा मेमन में ही अगर वो शादी वादी करेगा तो उसकी एक वैल्यू है, लेकिन अगर वो कहीं आउट शादी करेगा तो उसकी वैल्यू नहीं है। सही है सर। वैसे खैर अब ये गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट और अब खत्म भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है काफी जगहों पे, और होना भी चाहिए। जोक्स अपार्ट, लेकिन सर ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया। सही है, तो इसी तरीके से हर चीज की हर जगह फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती। जैसे बाटवा बॉय की नॉन बाटवा में फेयर वैल्यू 0 है, बाटवा में है। इसी तरीके से जो अब देखा यूनिलीवर का कपा सूप था, उसकी फेयर वैल्यू कहाँ अवेलेबल थी? सर उसकी फेयर वैल्यू आउटसाइड पाकिस्तान थी, पाकिस्तान में अवेलेबल। तो हम कहेंगे पाकिस्तान में उसकी फेयर वैल्यू एविडेंट, वाजे। हो सकता है कोई एक आध दो खरीदार हो, लेकिन एक आध दो खरीदार की बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि उसकी फेयर वैल्यू एविडेंट है। ऐसा ही है, पक्की बात है सर। अब सब सुनना, तो सर इसका मतलब ये है, वीडियो पॉज हो गई है। अब्दुल वली तूने कुछ छेड़खानी तो नहीं की है? अब चलिए बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, अच्छा अभी भी नहीं चली है, वीडियो ही गायब हो गई है। ओहो गायब, चले हम कुछ करते हैं। जी बच्चों, अब चल रही है वीडियो।
अच्छा 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, हम टेक्निकल टीम को बुला लेते हैं, टेंशन ना ले। जब तक हम हैंड आउट भी खोल लेते हैं, आप लोग हैंड आउट भी खोल लें यार। अब्दुल वली किसी को बोल देना कि बाहर उसामा को बुला दे, हम हैंड आउट खोल लेते हैं, टेंशन ना ले नौजवानों। बेटा हैंड आउट आपके पास वही है जो पिछली क्लास में था यार। उसामा को बुलाओ। ये किसका हैंड आउट लिया था भाई मैंने? हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? ये मेरा बच्चा जिनके पास हैंड आउट नहीं है उनके लिए हैंड आउट आ रहे। उसामा को बुला दें, स्क्रीन स्टक हो गई है। बच्चे कह रहे हैं इनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बुलाओ उसामा को। तो आपको बच्चों ने मैसेज किया था क्या? हैं? हाँ बच्चे आपसे ज्यादा मेरे पास। ये तो है, आ जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको आवाज तो आ रही है? चले सर, आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। सर ये आपके पास्ट पेपर का भी सवाल है और ये आपकी जो स्टडी टेक्स्ट आप लोगों ने देखी है। कितने लोगों ने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया स्टडी टेक्स्ट? प्रिंट करवा लो या प्रिंट भी बेशक करवा लो, लेकिन मोबाइल में डाउनलोडेड स्टडी टेक्स्ट, मैं स्टडी टेक्स्ट रेफर करवाता हूं। और तुम लोग की क्योंकि सीए की जिंदगी की शुरुआत है, तुम लोगों को भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दूं, स्टडी टेक्स्ट जरूर बिल जरूर देखनी है। सर क्यों देखनी है स्टडी टेक्स्ट जरूर बिल जरूर? क्योंकि सर याद रखें आईके उसी को देख के पेपर बनाता है, मतलब उसके अंदर कोई टॉपिक नहीं है तो पेपर भी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, पास्ट पेपर इन स्टडी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। 3 ट्रांजैक्शन हैं रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, कैश रिसीव्ड, कैश पेड। अब आप देखें जो एसेट रिसीव्ड है, जो नया एसेट हमें मिला है, सही है, और एक आ रहा है एसेट गिवन अप, बुक वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, और हमने कहा और एसेट रिसीव्ड, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। अब आ जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1। ये ट्रांजैक्शन 1 क्या है सर? जो ये आपको नजर आ रही है, ये जो 1 ऊपर लिखा हुआ है। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। फिर 2 में कह रहा है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट, और इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3 फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। सर सबसे पहले हम शुरू करेंगे केस 3 से। किससे शुरू करेंगे? इसने कहा केस 3 में जो दोनों की फेयर वैल्यू है ना, ये दोनों की जो केस 3 में फेयर वैल्यू है, ये रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड एट रिकॉग्निशन ऑफ ईच ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन। तो अब हम पहले आ रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। किस पे आ रहे हैं मेरा बच्चा? ट्रांजैक्शन 3। ट्रांजैक्शन 3 इधर देख लेंगे मेरा बच्चा सब। सर ट्रांजैक्शन 3 के अंदर कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले मुझे बताएं, अगर फेयर वैल्यू वो कह रहा है दोनों में से किसी की भी नहीं अवेलेबल है रिलायबली, फेयर वैल्यू किसी की भी रिलायबली अवेलेबल नहीं है, तो ये जो हमारे पास बोर्ड में 3 केसेस लिखे हैं, केस 1, 2 और 3, ये कौन सा केस हुआ? सर ये कौन सा केस हुआ? अब एक केस 3 क्या कह रहा है? सुनना,
फेयर वैल्यू ऑफ नन ऑफ एसेट इज गिवन। यहाँ पे गिवन का मतलब ये भी है कि रिलायबली मेजर, सही है। मेजर एसेट अक्वायर्ड एट बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड माइनस कैश। अब बड़े गौर से सुनना सर, ये केस है इसने का जैसे यूनिलीवर और उसका था, थाईलैंड और यूनिलीवर पाकिस्तान। यूनिलीवर पाकिस्तान क्या भेज रहा है? कप सूप, और यूनिलीवर थाईलैंड केचप मशीन। अब सर ये दोनों कर रहे हैं और दोनों के पास एक दूसरे के एसिड की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिलीवर पाकिस्तान किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा केचप मशीन को, सही है सर। तो अब इसके लिए ये रूल है, जब दोनों में से किसी की भी फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो मेजर एसेट अक्वायर्ड एट बुक वैल्यू स्लैश कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड माइनस कैश। अब आए सर, नौजवानों इधर देख लो सर, जो हमारे पास केस 3 में बुक वैल्यू थी एसेट गिवन अप की, जो एसेट हम दे रहे हैं कितनी थी? 3.4 नजर आ रही है सर? 3.4 पक्की बात है। तो हमने कहा कि सर हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 3. क्या कोई कैश हमारे पास आया है, पे किया है हमने? नहीं। क्या कोई कैश रिसीव किया है? तो नया एसेट किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 3.4 पे। केस 3 की कॉस्ट हमने कहा आ गई इज इक्वल्स टू 3.4। एंट्री क्या बनाऊंगा केस 3 की? न्यू एसेट डेबिट कितने से? 3.4 मानते हो, और ओल्ड एसेट क्रेडिट कितने से? सर सिंपल था, पुराना एसेट गया, नया एसेट आ गया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। केस 3 नया एसेट आया, यूनिलीवर ने अपने पास से कपा सूप की मशीन को क्रेडिट किया, केचप की मशीन को। एक एसेट आ रहा है, दूसरा एसेट जा रहा है। जी बेटा सही है सर, क्लियर है हम सब? बेटा एक कॉपी करनी है तो केस 3 की एंट्री पहले कॉपी कर लो। ओल्ड एसेट विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड एट, पुराना एसेट जब भी जाएगा ना तो जो उसकी बुक वैल्यू होगी उस पे जाएगा। उसको जब हम क्रेडिट करेंगे, डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है निकालना, अपने पास से कम करना, सही है। तो एसेट डी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? निकालना। हम अपने पास से जब एसेट को निकालेंगे तो किस वैल्यू पे निकालेंगे? 3.4। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर हैं? सर क्या ये केस हम सबको क्लियर हो गया सर? नया एसेट 3.4 पे आ गया, पुराना एसेट 3.4 से चला गया। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज, एक एसेट लिया, दूसरा। मसला है यहां पर कि नए एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। अब सुनना, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग क्लियर हो गए? ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग हमारे साथ हैं और क्लियर हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं। चल सही है सर। थर्ड केस, फेयर वैल्यू ऑफ किसी भी एसेट की गिवन नहीं थी या रिलायबली मेजर नहीं थी, तो हमने कहा नए एसेट को किस पर रिकॉर्ड करना है? 3 और पुराने एसेट को 3.4 से निकाल देना। याद रखो पुराना एसेट इसी वैल्यू से निकलेगा, नए एसेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम आएंगे किसके ऊपर? केस 2। अब आएंगे केस 2 जिसमें कह रहा है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। और इसमें देखें कैश पेड भी आ रहा है। कैश पेड कितना आ रहा है? हमने 2.1 का कैश भी पे किया, अपना एसेट भी दिया और नया एसेट मिला है, सही है। अब इधर देख लेना नौजवानों, जब ये वाला केस होगा, जब ये वाला केस होगा, केस 2,
तो ये केस 2 होगा या केस ये होगा? सर ये केस 1 है, क्यों? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड गिवन है, ये याद रखो, ये वर्ड होना बहुत जरूरी है। या इससे कोई मिलता जुलता, जब वो कहे एविडेंट है, ज्यादा अच्छे से है, वाजे से है। सही है सर? तो अब सुनना मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, ये केस 1 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है सर? ये केस 1 है। और अब हम इसमें क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन 2 में क्या करेंगे? नए एसेट को किस पर रिकॉग्नाइज करना है? उसकी फेयर वैल्यू पे। तो हमने कहा यहां पर कॉस्ट क्या होगी? यहां पर कॉस्ट क्या होगी? 8.5। हमने कहा सर कॉस्ट क्या होगी, बताइए जी। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप इज 6.6 है और एसेट रिसीव कितनी है? तो कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? कितने लोग कह रहे हैं 9 पे रिकॉर्ड करूंगा? हाथ उठाएं, 9 वाले हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं 6.6 पे? 9 पे। सर 9 पे क्यों? सर 9 पे क्यों करेंगे? हाँ भाई 9 पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि हमने कहा सर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड अगर गिवन है तो उस पर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे एसेट एक्वायर्ड का मतलब क्या है? एसेट रिसीव्ड। नया एसेट किस पर रिकॉर्ड होगा? 9 पर रिकॉर्ड होगा। नया एसेट किस पे रिकॉर्ड होगा? 9 पर रिकॉर्ड होगा। तो हमने कहा इसकी नए एसेट की कॉस्ट क्या है? 9 मिलियन। सर इसकी एंट्री कोई बनाएगा? सर देखें सर, इसने हमें कहा यहाँ पर जो एसेट एक्वायर्ड है ना, इसका आप समझें मतलब ये भी होता है एसेट रिसीव्ड। एक्वायर्ड और रिसीव्ड एक ही चीज है। तो हमने कहा जब हम जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें गिवन भी हो और वो क्लियर भी हो, वाजे भी हो, तो हम नए एसेट को किस पर रिकॉर्ड करेंगे? उसकी वैल्यू पे। तो हमको नई मशीन, अब हम यूनिलीवर है, हमें जो केचप की मशीन मिल रही है, हमने कहा उसकी पाकिस्तान में भी फेयर वैल्यू निकल सकती है, अवेलेबल है 9 मिलियन की। तो हम उसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे? 9 मिलियन पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 9 मिलियन पे। क्लियर है मेरा बच्चा ऑनलाइन वालों? देखें एसेट रिसीव की फेयर वैल्यू गिवन आ रही है सबको 9 मिलियन। कोई सवाल किसी को? सर इसकी एंट्री कोई बनाएगा? सर ये न्यू एसेट डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, कैश बैंक क्रेडिट। सर न्यू एसेट को डेबिट करूंगा कितने से? 9 मिलियन। न्यू एसेट रिकॉर्ड होगा 9 मिलियन से, ऐसा ही है। और क्या क्रेडिट होगा? सर क्रेडिट होगा ओल्ड एसेट। मैंने आपको बताया था ओल्ड एसेट तो ओल्ड एसेट हमेशा क्रेडिट किससे होगा? जो उसकी इतनी बुक वैल्यू है। तो इस केस में, खैर पिछले केस में 30 दफा इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 7.3। मेरा बच्चा अगर आप गौर से देखें, ऑनलाइन वाले बच्चों बोर्ड क्लियर है? अगर आप गौर से देखें तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 7.3। सर अगर ये 7.3 ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू है तो ओल्ड एसेट क्रेडिट होगा किससे? 7.3 से। मानते हो? सर बैंक से कुछ पैसे गए हमारे पास से? बैंक से कितने पैसे गए? 2.1। कितने गए? अच्छा अब मुझे बताएं सर आपकी साइंस क्या कहती है? आपको 9 मिलियन वाला एसेट मिला, आपने अपना पुराना एसेट दिया जिसकी आपके हिसाब से वैल्यू कितनी थी? 7 और आपने जेब से कितने पैसे दिए? इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो कितना होगा? ऑनलाइन वाले बच्चों में ग्रुप में पिक्चर भी भेज दूंगा। 9.4 कितना हुआ? टोटल आप 9.4 दे करके कितने का एसेट ले रहे हैं? तो आपको फायदा हुआ नुकसान? नुकसान। 9 मिलियन की आप चीज ले रहे हैं जबकि आपके पास से टोटल एसेट और बैंक मिला के कितना जा रहा है?
तो ये आपको क्या हुआ? नुकसान। तो लॉस हमारा क्या होगा? इनकम, एक्सपेंस, क्या? एक्सपेंस। हम यहाँ पर इसको बोलेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल। एसिड को डिस्पोज करने पे, निकालने पे लॉस कितना हुआ? 0.4। इसकी ये एंट्री बनेगी। नया एसिड हमने, देखो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई 9 मिलियन से, लेकिन लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? 0.4। मैं ग्रुप में बच्चा तस्वीर भेज रहा हूं। जी बच्चा। लेकिन इधर जब हमने इस केस में भी 7.3 नहीं सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? न्यू एसिड को अक्वायर्ड किस पे करना है? उसकी फेयर वैल्यू पे, उसकी फेयर वैल्यू पे। ऑनलाइन वाले बच्चों, बच्चा ग्रुप में फोटो भी भेज दिए मैंने, आ जाएं। आगे बढ़ रहा हूं, बढ़े आगे। बुक वैल्यू पे जाएगी, कैरिंग अमाउंट से आउट होगी, जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट होगी। सर केस, एक केस हमारे पास बचा है, वो कौन सा है? केस 1 बेसिकली बचा है हमारे पास सवाल के लिहाज से। आए सर आए, केस 1 पे आते हैं। क्या कह रहा है ये? इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1, फेयर वैल्यू फॉर बोथ एसिड्स आर रिलायबली। सर इसने कहा दोनों की मेजर तो हो सकती है। अब यहां पर क्या करें सर? इसको हम इधर डालें या इधर डालें? सर जब तक एविडेंट या इस किस्म का वर्ड यूज नहीं करेगा, आपने किसके ऊपर डालना है? केस। अब केस 2 में देखें क्या कह रहा है। अगर आपको जो नया एसिड मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू एविडेंट नहीं है, तो किस तरीके से उसकी वैल्यू निकालेंगे? फेयर वैल्यू एसिड एक्वायर्ड एज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस करना है आपने कैश पेड, माइनस करना है कैश रिसीव्ड। यहां पर हमें कैश पे कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। तो अब आए सर, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम आए, तो हमारे पास ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 8.5। सर ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू गिवन है 8.5। सही है सर? ठीक है सर, बिल्कुल सही है। और इसके बाद क्या है सर? कैश रिसीव कितना है? 1.1। तो हमने कहा इधर देख लो, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड 8.5, कैश पेड 0, कैश रिसीव्ड 1.1। इसको माइनस करेंगे 7 सर आपने कहा मैंने अपना जो एसिड दिया था वो 8.5 का था, लेकिन उसके बदले में मुझे कैश कितना मिल गया? 1.1 का। तो देखा जाए तो 7.4 का मुझे नया एसिड पड़ा। आप कॉपी कोई नहीं करना। सर अगर मैं इसकी एंट्री बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा? सर नया एसिड मेरे पास कितने का आया? जल्दी बताओ, न्यू एसिड कितने का आया? 7.4। बैंक में कितना पैसा आया? 1. पुराने एसिड की कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 8.5।
पुराने एसिड की कैरिंग अमाउंट। ओल्ड एसिड जो मेरी बुक्स में मेरे हिसाब से कितने का था 6.4, जो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो सर फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम कहेंगे गेन। क्या कहेंगे? गेन ऑन डिस्पोजल। कितना आ गया 2 सुकून से इसको कॉपी करो, फिर इसके कुछ और केसेस करेंगे, फिर इसके कुछ और केसेस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों बोर्ड क्लियर हुआ है थोड़ा? किसका? लेकिन एविडेंट नहीं है। देखो एक होता है रिलायबली मेजर तो कर सकते हैं, सही अंदाजा सही लगा सकते हैं, लेकिन वाजे तौर पे क्लियर नहीं है। तो हमने कहा जो एसिड आप दे रहे हो उसी की वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, स्टैंडर्ड कह रहा है। बोला जब तक वाजे नहीं हो जाए ना नए एसिड की वैल्यू क्लियर है या नहीं है, तो पुराने वाले को किस पे रिकॉर्ड करोगे? जो एसिड आप दे रहे हो। हाँ सर, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था नए एसिड की वैल्यू एविडेंट है, यहाँ पर लिखा है कि एविडेंट नहीं है, बस रिलायबली मेजर होती है। एविडेंट मतलब वर्ड जरूरी है कि वो लिखेगा कि ये वाजे है। केस 2 इसीलिए तो मैं कह रहा हूं एविडेंट नहीं है। उसने लिखा है बस पुराने एसिड की फेड वैल्यू क्या थी, रिलायबली। ये जो एविडेंट का मतलब है ना कि यार पहले के मुकाबले में वाजे हो, क्लियर हो। जब तक ये नहीं होगा हम इसको यूं ट्रीट नहीं करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन बेहतर हुई बच्चा? सर 7.4 इसीलिए लिया क्योंकि हमने इसको केस 2 बताया। हमने कहा अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो आपको ओल्ड की लेनी है, जब तक वो ये ना कहे कि पहले की वैल्यू ज्यादा वाजे और एविडेंट है। ऑनलाइन वाले मेरे बच्चों क्विकली बताएं क्या स्क्रीन से आपको क्लियर नजर आ रही है अभी? इसका मतलब है कि सर जूम थोड़ा सा आज मसला कर रहा है। चलें अब मैं आप लोगों को इसकी एक और एग्जांपल कराऊंगा ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। मुझे है अंदाजा थोड़ा सा अभी आपके दिमागों में डाउट्स है ना सर, ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल है तभी FR2 लेवल पे पूछता है। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपके दिमाग के जो ये नन्हे मुन्ने छोटे मोटे सवालात हैं ये कमालात बन जाएं और आप अच्छे से कर पाएं। चलें सर, क्लियर है हम? नहीं सर अभी आप क्लियर नहीं, अभी होंगे। अब आए सर इसकी एक हम अपनी एग्जांपल बनाते हैं। ऐसा ही सवाल है, इसको आपने मेरे साथ साथ कॉपी करना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। Following are details of Rizwan Limited. Of Rizwan Limited. Rizwan Limited की ये डिटेल्स हैं। जी बच्चा, asset given
फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू, एसेट अक्वायर्ड, फेयर वैल्यू, कैश पेड और कैश रिसीव्ड। क्या? जी बेटा, कैश रिसीव्ड, जी अभी हम इसको करेंगे साथ, टेंशन ना लें। सर 3 केसेस है, फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ रिजवान लिमिटेड, एसेट गिवन, फेयर वैल्यू 200 200 नॉट अवेलेबल, बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट 60 60 60, फेयर वैल्यू 170 170, ये कह रहा है एविडेंट, ये कह रहा है, और यहां पर नॉट, कैश पेड 70 0 0, कैश रिसीव्ड 0 40 और हमने कहा 0। चले सर अब ये 3 केसेस आए और तीनों केस में हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं, बस ये सवाल कॉपी कर लें तो बस रुक जाए इसके बाद। डी रिकॉग्नाइज, डी रिकॉग्नाइज का मतलब है बुक से निकालोगे, क्रेडिट कर दोगे, खत्म कर दोगे हमेशा बुक वैल्यू पे। सही, रिकॉग्नाइज यहाँ पे पहचानना नहीं, रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना या बुक्स के अंदर पहचानो। डी रिकॉग्नाइज बुक से नहीं पहचानो, मतलब बुक से निकाल दो। सही है सर। अकाउंटिंग में बाज मर्तबा आपने कहा कि अल्फाज के मतलब थोड़े से अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल दें सर। कैपिटलाइज्ड का एक वर्ड है, कैपिटलाइज नॉर्मल इंग्लिश में सब होता है किसी चीज से फायदा उठा लेना। सही है, ही कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी, भाई फलाने बैट्समैन ने कैपिटलाइज कर ली अपॉर्चुनिटी, मतलब उसने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। यहां पर वो कहता है कैपिटलाइज का मतलब है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना, बुक्स के अंदर किसी चीज को, एसेट को रिकॉर्ड कर देना, एसेट भी कॉस्ट में उसको इजाफा कर देना। इसी तरीके से रिकॉग्नाइज इसने कहा सर मतलब होता है पहचानना, अकाउंटिंग में मतलब होता है रिकॉग्नाइज भी रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्नाइज बुक से निकालना। सही है सर। तो आए सर, अब आते हैं, पहले आऊंगा केस 3, नया एसेट जो हमने एसेट गिवन, अब एसेट गिवन जो मैंने दिया उसकी फेयर वैल्यू भी गिवन नहीं है और एसेट एक्वायर्ड किया है उसकी फेयर वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो मैं पुराने एसेट को किस पर रिकॉर्ड करूंगा? बुक वैल्यू पे, है ना सर। ये वाला केस बन गया फेयर वैल्यू ऑफ नन ऑफ द एसेट गिवन।
तो हमने कहा इस केस में क्या एंट्री बनेगी, इधर देख लो। न्यू एसेट कितने से आ रहा है? 60 से, इस पे रिकॉर्ड करेंगे और बुक से ओल्ड एसेट को क्रेडिट कर देंगे किससे? 60 से। क्या मैं क्लियर हूं? अब इधर आता हूं, केस 2, फेयर वैल्यू गिवन है उस एसेट की जो कि हमने दिया है 200, उसकी बुक वैल्यू भी गिवन है 60 ही रखी है। जो एसेट नया आया है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? लेकिन ये एविडेंट, वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है, आराम से अवेलेबल नहीं है। 100 कैश पेड, कैश रिसीव कितना है? 40। अब अगर मैं इसको इस तनाजुर में डालूं तो ये केस 2 बन रहा है। हाँ जी, केस 2 बन रहा है। सर अगर ये केस 2 बन रहा है तो केस 2 में हमसे क्या कहा गया? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, गिवन का मतलब ओल्ड ही है, वो कितना है? 200। प्लस करेंगे कैश पेड, क्या कोई कैश पेड है? माइनस करेंगे कैश रिसीव। तो अब इधर देख लेना, 200 कैश पेड 0, कैश रिसीव कितना? 40। तो कितने पे रिकॉर्ड हुआ? 160। मानते हो? सर सब इधर ही रुकोगे, अभी कॉपी नहीं। सर मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? न्यू एसेट कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 160 पे रिकॉर्ड कर दिया मैंने न्यू एसेट। सही है सर। एक रूल पता है, पुराना एसेट किस पे डी रिकॉग्नाइज होगा? बुक वैल्यू पे। वो बुक वैल्यू कितनी थी? 60। ओल्ड एसेट 60 से गया, मानते हो? कैश कितने से आया है? बैंक कितने से? 40। मैंने 60 की चीज देकर कितनी चीजें ले ली? 200 की। गेन कितने से आ गया? 140। क्लियर है सर? सर केस 3 पे आता हूं। क्या ये 170 एविडेंट है? यस सर। अगर ये एविडेंट है तो कौन सा केस बना है? फॉर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, एसेट रिसीव्ड, गिवन एंड एविडेंट। सही है सर। अब आ जाएं, नया एसेट किस पे रिकॉर्ड करूंगा? हमने कहा सर न्यू एसेट किस पे रिकॉर्ड होता है? उसकी फेयर वैल्यू पे अगर वो एविडेंट हो, है ना जी, तो कितने पे रिकॉर्ड होगा? 170। मानते हो? सर हमने कैश भी पे किया है, कितना? हमने सर कैश पे किया है 70। हमारे पास से ओल्ड एसेट भी गया है, कितने से? 60। तो हमारे पास गेन कितना आ गया? सर गेन आ गया 30 का। 170, 70, 60 और 30। ये कौन सा केस बन गया? ये कॉपी करें, फिर एक और सवाल करेंगे। सर केस 1 समझे ना आप लोग? सर अच्छा कैश पेड कितना है हमारा? 70। पुराना 60 का था, 140 की चीजें थी। सर नया एसेट कितने पे आ रहा है अब? सर केस 1 में समझेंगे एविडेंट का वर्ड। जब नया एसेट जो मेरे पास आ रहा है, मुझे उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, और वो गिवन कितने से है? वाज़ेह है कितने से गिवन है? तो हमें क्या कहा गया? गिवन एंड एविडेंट। तो इस केस में हमें क्या करना है? नए एसेट को रिकॉर्ड किस पे करना है? रिकॉर्ड न्यू एसेट एट, रिकॉर्ड न्यू एसेट एट फेयर वैल्यू। उसकी फेयर वैल्यू पे आप इसको रिकॉर्ड। गेन 40 से हो रहा है? यस सर। 7 और 130। तो सर अगर नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है तो हमने उसको किससे रिकॉर्ड किया? 170 से। बैंक से कितने गए? 70। कैश पे किया ना? ओल्ड एसेट कितने से क्रेडिट हुआ? गेन कितने से आ गया? 40 से गेन आ गया। आपने इस ट्रांजैक्शन में 170 का एसेट लिया, आपकी जेब से कितने गए? 70। पुराना एसेट 130, 40 रुपए का आपको फायदा हुआ। ये कॉपी करें, फिर एक और सवाल करेंगे इसी का।
70 पे नॉन एविडेंट लिखा है तो वैल्यू वाजे हाँ, वो वाजे नहीं, क्लियर नहीं, उसको नहीं लेना। नहीं यानी तो उसको तो हमने लिया नहीं लिया ना हमने, इस केस में लिया 170 को, इसमें इग्नोर किया। नॉट एविडेंट में क्या किया? एस्टिमेट भी है। ये एस्टिमेट तो है लेकिन बहुत अच्छा एस्टिमेट नहीं, अंदाजा तो है लेकिन बहुत अच्छा अंदाजा नहीं है। तुमने अपने दोस्तों का तुक्का लगा आज का मैच कौन जीतेगा, या आज के मैच में शाहीन अफरीदी कितने विकेट लेगा, उसने कहा 4, तो उन्होंने कहा यकीन है तुझे, बोलता नहीं यार ऐसे ही कह दिए। तो वो ऐसे ही कहने वाला जो है ना, ये वो वाला केस है। सर ये FR2 में पिछली अटेम्प्ट में ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है कि कॉपी करेंगे, एक और सवाल करेंगे ताकि आप इसमें जीते हो। सर केस 1 में कहता है जब आप नया एसेट एक्वायर करते हैं और उसकी फेयर वैल्यू गिवन भी है और वो कहता है वो एविडेंट भी है। एविडेंट का वर्ड जरूरी है। एविडेंट का मतलब होता है कि वाज़े तौर पे है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, किसी को शक। जैसे आज चांद निकला, सबने देख लिया, सबने कहा सही चांद है। कभी कभी होता है ना कि हमें शक हो जाता है कि चांद सही है नहीं है, तो बोला अगर वाज़े तौर पे शक नहीं है तो उसको यूज कर लो। रिकॉर्ड न्यू एसेट एट फेयर वैल्यू। तो अब यहाँ पर केस 1 में यही हो रहा है, नया एसेट था, उसकी फेयर वैल्यू 170 गिवन थी और साथ में लिखा हुआ था क्या, एविडेंट है, मतलब ये वाजे है, ये क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं होती तो हम इसको कंसिडर, देखिए तो हमने नए एसेट को किस पर रिकॉर्ड किया है 170। दूसरे केस में कह रहा है नॉट एविडेंट, ये वाजे, तब हमने कहा हमने 170 को इग्नोर किया और अपने रूल 2 पे आ गए। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट माइनस कैश पेड प्लस कैश पेड माइनस कैश, तो हमने ये वाला रूल अप्लाई किया। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू 200 उठाई और 40। तो ये जो वर्ड है ना एविडेंट, इसका बहुत बड़ा रोल है। सही है सर? सर कपस पे कौन सा केस था? कपस पे थर्ड केस था, क्योंकि इतना उसकी वैल्यू थी ना इसकी वैल्यू। सर एक और केस करें, सवाल चेंज कर दूं? मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने करनी है। हाँ नीचे की ट्रांजैक्शंस नहीं मिटा रहा, लेकिन आपका दिमाग चलना चाहिए। ऑफ होने में अभी टाइम है। किसने तरावी पढ़ानी है कोई? माशाल्लाह। कितने रोजा? चले सर आ जाएं। चले सर अब ये सवाल आपके सामने जल्दी से करेंगे।
अगर ये मेजॉरिटी ने सही किया तो ये आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। चलो आज तो मैं ये पूछ भी नहीं सकता कि घर पे जाके क्या करोगे, है ना? तैयारी करोगे तरावी की सब माशाल्लाह। चांद हो नहीं गया, तकरीबन हो ही गया है चांद यार, मतलब हो जाएगा यार, एविडेंट, चांद आज एविडेंट है। क्या कह रहे हो? पहला हफ्ते 2 दिन है, फिर 3 दिन हो जाएगी। तो क्या करोगे रमजान में तुम लोग यार? ऐसे करते हो जैसे काम धंधा सब बनना, 1.5 घंटे की क्लास रख देंगे यार। असल में पता है, थ्योरी में पढ़ाता था मैं 1 घंटे की रखता, प्रैक्टिकल में 1.5 घंटे के बगैर ना। यही रखता है। फिर तुम लोग आओगे कि सर ईद उल अज़हा आ रही है, जानवर है ना, फिर आपने कहा कि सर फिर वो, तो ये सब चीजें बेटा थोड़ा सा अपने आप को काबू में रखते हैं। डन एंड डस्टेड या ओनली डस्टेड? अच्छा कॉपी करें, आराम से करें, सही से पढ़ना। एविडेंट नॉन एविडेंट बदले दिए। सबको करने थे भाई, तू तेज है, हम लोग नहीं है इतने तेज। सर किसी को कुछ समझ में नहीं है, पूछना है मेरा बच्चा, शर्माना। तो पूछ यार आके, क्यों नहीं आया भाई? तुझे समझ आ जाए पूछ ले। देख कभी कभी होता है आपको समझ में, आग लगती है बस्ती में, आप अपनी मस्ती में, सही है, तो आपको कुछ समझ क्लास के बाद आके पूछ लो। होता है कभी कभी तेरा दिमाग हो सकता है कहीं और हो। मैंने चांद कहा तो कहीं और चांद पे पहुंच गया, समझ रहे? हर एक का अपना अपना एक चांद होता है। तो फिर तो भाई इसीलिए पूछ लो कोई भी मसला हो तो। वो क्रेडिट करेंगे, वो ऐड एसिड की वैल्यू में नहीं रखेंगे, एविडेंस वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, वो अलग से रिकॉर्ड होगा। गलती से ना डरे सर, ना पहली और ना ही सोचे तो सही आपने क्या क्या गलतियां आज तक की हैं, बचपन से लेकर आज तक, और उनमें से कितनी किसी को बता सकते हैं। तो सर गलतियां सब करते हैं, लेकिन आप लोग क्लास में गलती करें, पेपर में कोशिश करें। मेरा एक स्टूडेंट था अभी, वो माशाल्लाह सीए फाइनल में भी मेरे साथ है, उससे ज्यादा मैंने कॉन्फिडेंटली गलती करने वाला नहीं देखा है। मतलब जब वो सवाल फौरन ले आता था ना, मुझे यकीन होता था गलत है, लेकिन पूरा सेशन सबसे पहले उसका जवाब आता था और हमेशा गलत। लेकिन मुझे पेपर में यकीन था कि वो पास हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि इसलिए यकीन था कि उसको मैंने ना घबराते हुए नहीं देखा था। उसको आप मुश्किल से मुश्किल सवाल दे दो ना,
वो कुछ भी करके गलत ही सही, लेकिन आंसर ले आएगा, सही गलत आंसर लाएगा, करीब करीब पहुंच जाता था। तो आईक्यू यही तो कहते हैं, बोलते हैं भाई तुझे पूरा सही आंसर नहीं चाहिए, तू जो है तेरी बैलेंस शीट, यकीन मानो अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, सीए फाइनल FAFR, सीए फाइनल का पेपर अकाउंटिंग का, मैं और मेरा दोस्त बाहर निकला, मैंने कहा तेरे भाई की सीए फाइनल में किसी बहुत कम बच्चों की होती है, मैंने उसको कहा तेरे भाई की बैलेंस शीट टाई है। उसने कहा अच्छा यार, मेरा तो यार कोई पता नहीं डिफरेंस आ रहा था कोई 10-12 लाख का। अगर ठीक है, और वाकई में वो बहुत करीबी दोस्त था, वो सांप नहीं था कि मुझे झूठ बोले, सही बताया। आप यकीन माने रिजल्ट आया, उसका गोल्ड मेडल था, मैं सिर्फ पास था। तो इसका मतलब क्या है, मेरी बैलेंस शीट टाई थी, मैं सिर्फ पास हुआ, उसकी बैलेंस शीट टाई, उसका गोल्ड मेडल था। तो अब देखो, जिस बच्चे का गोल्ड, मेरे FAR2 के जिन बच्चों का गोल्ड मेडल आया, उनकी बैलेंस शीट टाई नहीं थी, दोनों की नहीं थी, लेकिन गोल्ड मेडल था। ऐसा नहीं कि तुम पेपर में बैलेंस शीट टाई ना करो, हाँ भी रही है। पॉइंट क्या है सर, देखें बैलेंस शीट टाई, आपने एक छोटी मोटी गलती की होगी। सर जो लास्ट गोल्ड मेडल आया है मेरे बच्चे का, उसके 81 नंबर थे, सोचे उसने भी 19 नंबर गवाए, फिर भी वो पाकिस्तान में टॉप पे था 3000 बच्चों में। तो ये नहीं होता कि भाई गलतियां, वो भी 19 नंबर तो गवाए ना, उसने भी गलतियां की ना 19 नंबर की। तो सीए में याद रखना, सीए एक काम सिखाता है कि बेटा गलती करो, डरो नहीं, तौबा कर लो बस। अब आए सर, अब इस पे आता हूं। अच्छा 1 मिनट चाहिए। नहीं, मॉड्यूल FAR2 तक पहुंचते पहुंचते 3-3:30 बजता है, समझा। FAR2 तक पहुंचते पहुंचते 3-3:30, फाइनल तक पहुंचते हुए 1800-2000 मैक्सिमम। चले मेरा बच्चा इधर देख ले, अब कर लिया कॉपी और कर लिया सवाल पूरा। सर सबसे पहले केस 3 से शुरू करें। सर केस 3, न्यू एसेट कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 250 है ना सर? सर ये तो बहुत सिंपल है। यस सर, पुराना गया और नया। अब आते हैं केस 2, यहां पर कह रहा है एविडेंट है। एविडेंट है तो इसका मतलब क्या बन गया? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, एसेट रिसीव्ड, गिवन एंड एविडेंट। वाजे है, वाजे, अगर वाजे है तो हमने कहा एविडेंट है। क्या करेंगे सर? हमने कहा नए एसेट को रिकॉर्ड करेंगे उसकी फेयर वैल्यू पे। तो नया एसेट रिकॉर्ड होगा, न्यू एसेट आ जाएगा 280। ये बात तो तय है। चले सर, अब इसमें गेन लॉस कितना आ रहा है? 10। आए सर देखते हैं कैसे। हमने कहा सर न्यू एसेट आएगा 280 पे, ऐसा ही है सर। न्यू एसेट आ गया 280, एविडेंट था 280। सर हमने कहा ओल्ड एसेट, पुराना एसेट कितने से गया? 250 से गया पुराना एसेट, मानते हो? बैंक कितने से? 20। 250 का एसेट दिया पुराना वाला, बुक वैल्यू 20 रुपए से। गेन 10 का आ गया गेन, मान गए? चले सर फिर आते हैं केस 3। सर केस 3 कौन सा केस है? ये केस 1 जो बेसिकली, ये हमने कहा केस 2 नॉट एविडेंट। एविडेंट सर, अगर एविडेंट नहीं है तो क्या करेंगे सर? एविडेंट नहीं है तो हमने कहा ये वाला केस हो गया,
फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, कैश पेड और कैश रिसीव। सर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 300। कैश रिसीव कितना है? 270। ऐसा ही है। अब इधर देख लें सर, न्यू एसेट कितने से आया? 270। सर बैंक कैश रिसीव्ड, कैश आया हमारे पास, इंक्रीज इन एसेट डेबिट हुआ 30, पुराना एसेट जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ओल्ड एसेट कितने से? 250। गेन कितना आ गया? इनकम कितनी आई? गेन इज इनकम ना, क्रेडिट होगा कितना? 50। सर क्या हम क्लियर हैं? हाँ सर छुट्टी करेंगे, लेकिन पहले मैंने सोचा है क्योंकि रमजान की भी आमद है, कुछ अच्छी प्रैक्टिस है छोटी सी, हर क्लास में हम कोई हदीस या आयत पढ़ लिया करेंगे। तो ये आप लोग बैग पैक करें, हम छोटी सी हदीस या आयत पढ़ते हैं। सैयदना खामोशी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर एक ये जरूर देखे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। इसका मतलब जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें दीन के करीब जन्नत में लेकर जाएं, ना कि ऐसे हो जो जन्नत के दरवाजे से वापसी ले जाएं। खास तौर पे रमजान में इसका ख्याल रखें। दोस्त आपको मैसेज करे, तरावी के टाइम पे आजा चाय के ढाबे पे मिलते हैं, आजा कोई सेटिंग बनाते हैं शीशे की, कोई स्नोकर, तो आपने उसको मना कर देना है। सर हम अब हमारी आज की क्लास यहीं तक। आज हमने एक्सचेंज पर एक्सचेंज के कितने केसेस हैं? पहला केस, नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन हो, एविडेंट हो, उस पर रिकॉर्ड करो। नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन ना हो, एविडेंट ना हो, तो जो पुराना एसेट है उसकी फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड माइनस कैश। केस 3, किसी की भी फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो नए एसेट को बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट पे रिकॉर्ड करोगे, प्लस कैश पेड माइनस कैश। और हमेशा पुराना एसेट बुक्स में किस में से जाएगा? कैरिंग अमाउंट। सर ट्यूसडे को हमारी आपसे मुलाकात होगी। इतनी बेस मुझे आपको देना जरूरी थी एसेट के लिए, क्या होता है कैसे होता है। अब काजी भाई आपको इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह की तरफ और लेकर जाएंगे। हम ट्यूसडे को एक टॉपिक है जिसका नाम है इम्पेयरमेंट। क्या नाम है? हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को उससे शुरू करेंगे। 2 बजे की क्लास है हमारी ट्यूसडे को, 2 होगी या 2:45 होगी, उससे इंशाल्लाह रखेंगे 3:30, ताकि आप लोग घर पे जाके भी असर से पहले सो जाए, है ना। फिर असर के बाद तो तिलावत कलाम पाक करनी होगी, अच्छे अच्छे काम है ना। चले सर, तो आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।